नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के जनरल इंग्लिश से संबंधित 10 अंक के जो प्रश्न पूछे गए थे उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 संपूर्ण प्रश्न पत्र को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डायरेक्शन दिया गया है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहां पर एक शब्द दिया गया है फैक्ट, और इसका अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है। फैक्ट का अपोजिट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। फैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो तथ्यों पर आधारित हो, यानी जो प्रमाणिक हो, जो तथ्यों पर आधारित हो, जो प्रमाणिक हो, जिसका साइंटिफिक प्रूफ हो, उसे हम लोग फैक्ट बोलते हैं। अब इसका उल्टा पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि झूठ, लाई का मतलब होता है झूठ, यानी कि अगर सत्य होता तब उसका झूठ हो सकता था। यहां पर फैक्ट है तो इसका झूठ उत्तर नहीं होगा, क्योंकि झूठ सत्य का असत्य होता है या फिर सच का झूठ हो सकता है, लेकिन फैक्ट का लाई नहीं होगा। इमेजिनेशन कहा जा रहा है, यानी कल्पना करना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है सटीक। तीसरा देखिए, रियलिटी बोला जा रहा है। रियलिटी यानी कि जो सच्चाई हो, तो वो तो फैक्ट से मिलता जुलता हो गया, तो हमें अपोजिट बताना था, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है कि कल्पनाओं पर आधारित। ध्यान से समझिएगा, कई मूवीज में आपने देखा होगा कि उनके जो ट्रेलर में लिखा रहता है कि ये फिक्शन मूवी है, यानी कल्पना पर आधारित है, इसके सभी पात्र काल्पनिक है। फैक्ट का मतलब जिसका साइंटिफिक प्रूफ हो, जिसके तथ्य जो तथ्य पर आधारित हो, और फिक्शन का मतलब जो तथ्य पर आधारित ना हो, जो काल्पनिक हो, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 फिक्शन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। प्रश्न संख्या 2 से 3 तक एक कॉमन डायरेक्शन दिया गया है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलोज। यानी कि यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है और बीच में आपको डैश दिया गया है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और यहां पर वर्ब के फॉर्म दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप इस पर आधारित देख पा रहे होंगे, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, यानी कि जो हेडमास्टर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो अगर कर्ता सिंगुलर है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी 3 विकल्पों में आप देख लीजिए, यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया, तो ये तीनों तो वैसे ही गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, जो वर्ब है वांट, वांट मीन्स चाहना, और इसमें यस या फिर ईएस सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए द हेडमास्टर ये क्या था, ये सिंगुलर था, यानी कि सिंगुलर के साथ हमारा एस जुड़ गया है, वांट्स हो गया है, वर्ब में एस जुड़ गया है, वांट्स हो गया है, तो अब हमारा क्या यहां पर फिल हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, यानी कि प्रधानाध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ही डैश फॉर 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे से कोई काम हो रहा है, जो कि अभी वर्तमान में भी जारी है। यानी कहने का मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि एक काम जो पहले से चल रहा है अभी वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे देखिए, वह 5 घंटे से कोई काम कर रहा होगा, वो 5 घंटे से कोई काम कर रहा होगा जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, यानी इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका हमें फिल करना होगा। अब चलिए विकल्पों में चलते हैं। यहां पर देखिए, हैड स्लेप्ट की बात की गई है, हैड तो आपका पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। वाज स्लीपिंग, वाज भी आपका पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मस्ट हैड बीन स्लीपिंग, यहां पर भी देखिए हैड यूज किया गया, ये भी पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बना, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हैज बीन स्लीपिंग। हैज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, और हैज बीन स्लीपिंग यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी कि वह 5 घंटे से सो रहा है। 5 घंटे से सो रहा है, यानी अभी भी जगह नहीं है, अभी भी वो काम, सोने का काम चल ही रहा है, और पिछले 5 घंटे से सो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए चौथे और 5वें प्रश्न के लिए डायरेक्शन दिया गया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस, यानी कि यहां पर देखिए एक वाक्य दिया गया और जो वाक्य में अंडरलाइन किया गया है उसको आपको रिप्लेस करना है। इन चारों विकल्पों में से जो एप्रोप्रिएट होगा उससे रिप्लेस करना है। चलिए जल्दी से वाक्य को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, यानी कि कहा जा रहा है कि मुझे आपके
जो काइंड इनविटेशन है यानी आपके निमंत्रण, भोजन, रात्रि के भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करने में खुशी होगी, ये कहने का मतलब होगा। ठीक है, तो यहां पर शैल हैव यूज नहीं होगा, शैल हैव यूज नहीं होगा, बल्कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट शैल तो आपका फ्यूचर टेंस की तरफ दिखा रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में इसको यूज किया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस को, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है आई हैव मच प्लेजर, मतलब कि मुझे खुशी है आपके मुझे खुशी है आपके रात्रि के भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करने में, मुझे खुशी है आपके रात्रि के भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करने में। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी एक सेंटेंस दिया गया और उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, यानी इसके भी करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, जल्दी से बाकी को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर स्केप, यानी कि कहा जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही लुटेरे भाग निकलने में सफल रहे। ठीक है, यहां पर देखिए नो सूनर और देन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे देखिए नो सूनर के बाद डिड दिया गया है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि जो यहां पर वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले यूज होता है नो सूनर, फिर डिड, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर देन, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए यहां पर मेक का सेकंड फॉर्म मेड आया हुआ है, उसके बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और ये आपका आगे का हो जाता है। ठीक है, यानी कि ध्यान से समझिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, हमारा बनेगा नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, और अराइव्ड नहीं होना चाहिए, अराइव्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जबकि जो इसका स्ट्रक्चर कहता है कि नो सूनर डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहां पर अराइव्ड नहीं होना चाहिए बल्कि अराइव होना चाहिए। दिए गए विकल्प में देखिए किसमें अराइव दिया गया, एक ही विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, यहां पर देखिए अराइव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। छठवें प्रश्न के लिए डायरेक्शन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द idiom and given below is followed by 4 possible meanings, choose the correct option, यानी कि यहां पर एक idiom दिया गया है और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है। दिया गया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका इस idiom का मतलब ये होता है कि लगातार जो ना हो, जो लगातार ना हो, यानी कि थोड़ा स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, यानी जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो लगातार नहीं है। और इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, देखिए इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर नहीं है, यानी जो लगातार नहीं है, जो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इर्रेगुलरली इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, इर्रेगुलरली सही उत्तर है। 7वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इस वाक्य में इस अंडरलाइन शब्द का मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल मिलता जुलता कौन सा शब्द है ये हमसे पूछा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, यानी कि उसका ऑफिस में, उसका कार्यालय में जो प्रदर्शन है वो बहुत छिछला, इसका मतलब होता है। सुपरफिशियल का मतलब छिछला, यानी कि एक तरीके से बहुत कम परफॉर्मेंस के सेंस में आप कह सकते हैं, या फिर इसी को संकीर्ण भी आप कह सकते हैं। संकीर्ण यानी कि उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नैरो है, संकीर्ण है, उस सेंस में यहाँ पर सुपरफिशियल वर्ड यूज किया गया है। तो इसके लिए जो मेन मिलता जुलता है वो हो जाता है शैलो। शैलो का मतलब भी होता है संकीर्ण या फिर उथला हुआ, छिछला हुआ, ये सभी वर्ड इसी के लिए यूज किए जाते हैं, सुपरफिशियल और शैलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 8वें प्रश्न के लिए डायरेक्शन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी, यानी कि एक वाक्य दिया गया है, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों में से किस पार्ट में गड़बड़ी है, किस पार्ट में गलती है, एरर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जल्दी से वाक्य को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, यानी इसका हिंदी में अर्थ हुआ अब समय आ गया है कि हम इस प्रश्न का उत्तर भेजें, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। अब किस पार्ट में गलती है, देखिए यहां पर सेंड नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा यहां पर सेंट होगा। क्या होगा, सेंट होगा, SENT, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होगा। तो अब इसका करेक्ट जो हो जाएगा, इट इज हाई टाइम दैट वी सेंट द आंसर टू दिस क्वेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में यहां पर एरर था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
आगे के दो प्रश्नों के लिए डायरेक्शन दिया गया है 9वें और 10वें के लिए। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, चूज द एक्सप्रेशन विच इज बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। यहां पर एक शब्द दिया गया है ऑर्थोडॉक्स, और इसको कौन सा विकल्प सही तरीके से डिफाइन करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या होता है? जो समाज के द्वारा थोपे गए हैं, मतलब कि जो समाज में एक तरीके से विचार चले आ रहे हैं लेकिन जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जैसे रूढ़िवादी विचार होता है ना, जैसे लिंग को लेकर के जेंडर रूढ़िवादिता होती है कि महिलाएं हैं तो यही काम करेंगे, पुरुष हैं तो यही काम करेंगे। महिलाएं हैं तो घर का ही चूल्हा चौका संभालेंगी और पुरुष हैं तो बाहर जाकर के आजीविका जुटाएंगे। ये क्या है? ये जेंडर को लेकर के रूढ़िवादी विचार है, इसी को बोलते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है रूढ़िवादी के संबंध में कौन सा सही उत्तर है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वन हु फ्लॉन्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, यानी कि जो इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन है, यानी जो समाज का विचार है उसका खंडन करता है। तो ये तो विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि हमें वो विकल्प चुनना था जो रूढ़िवादी हो, यानी कि जो समाज के रूढ़िबद्ध विचारों को समर्थन देगा, वही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि रूढ़िवादी का मतलब कि रूढ़िवादी विचारों का समर्थन देना। ठीक है, दूसरा देखिए, वन हु हैज नो ओपिनियन ऑफ वंस ओन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। तो इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो समाज को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। चौथा देखिए, वन हु इज सेल्फ ओपिनियटेड, यानी कि जो खुद, जिसका अपना खुद का ओपिनियन हो। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। इस्टेब्लिश्ड का मतलब कि जो समाज के द्वारा विचार स्थापित किए गए हैं उन्हीं को होल्ड करता है, यानी उन्हीं को फॉलो करता है, उसे ही हम लोग रूढ़िवादी बोलते हैं। अब समाज ने ये चीज़ें जेंडर के आधार पर तय कर दी है कि महिलाएं हैं तो घर का ही काम करेंगी, महिलाएं हैं तो ये कपड़े नहीं पहन सकती, महिलाएं हैं तो रात के 8 बजे बाहर नहीं निकल सकती। ये सब क्या है? ये समाज के द्वारा विचार है, समाज के द्वारा रूढ़िबद्ध विचार है, और उन्हीं विचार को होल्ड करना, यानी उनको मान्यता देना, ये कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहां पर एक शब्द दिया गया है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है मुखर, मुखर होना, यानी बिल्कुल स्पष्ट होना, बिल्कुल क्लियर होना। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि इसको डिफाइन करने वाला कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ड्रॉइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम सबमडी, यानी किसी से राज निकलवाना, उगलवाना। तो ये मुखर या फिर स्पष्ट का उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, यानी कि तुलना करना जो कि अनुचित है। तो ये भी एक्सप्लिसिट को सही से डिफाइन नहीं करता है। चौथा देखिए, ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लाई, यानी कि व्यापार जो कि नियमों के अंतर्गत रोका गया है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, माफ कीजिएगा एब्सोल्युटली क्लियर, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वक्तव्य जो कि बिल्कुल क्लियर है। एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मुखर या फिर बिल्कुल क्लियर, वही तो बोला गया है, एब्सोल्युटली क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2018 सामान्य इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।